मॉर्निंग, वेलकम बच्चों। हम जो है पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और नया जो चैप्टर रहेगा उसमें अब आपको ध्यान से देखना है कि वो नया चैप्टर क्या रहेगा। इससे पहले हमने महाराणा कुंभा की बात की थी। हमने महाराणा कुंभा के बारे में गुजरात के साथ उसका संबंध देखा था, महाराणा कुंभा का मालवा के साथ संबंध देखा था, महाराणा कुंभा की चित्तौड़ में बनाए गए दुर्गों की हमने व्याख्या की थी। महाराणा कुंभा का हमने जो रचनाकार हैं, महाराणा कुंभा भी एक खुद अपने आप में एक विद्वान था। इन सब चीज़ों का हमने पिछले वीडियो में हमने डिटेल से हमने आपको बताया। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर रहेगा, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा। वो मैं अब बोर्ड पे लिखूँगा तब आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर ये कौन सा चैप्टर है। हम मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। हम मेवाड़ के इतिहास में कहाँ से ये इतिहास शुरू होता है, आज उसकी कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। और सभी बच्चे जो है इस कहानी को बड़े ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ देखिए, आपका टॉपिक का नाम रहेगा गोहित। गोहित कौन थे? गोहित कौन थे? गोहित या इनको गोहिल बोलते हैं या इनको गोहिलोत भी बोलते हैं इनको। ये कौन थे? और इसके अलावा बप्पा रावल कौन था? बप्पा रावल कौन था? ये कहानी हम देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों ये गोहिल या गोहित कौन थे, गोहिल कौन थे, इसके लिए आपको यहाँ देखना होगा। मैंने ये यहाँ देखो, ये है, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो यहाँ ये जो सीमा है बच्चों, ये उदयपुर है, यहाँ ये चित्तौड़ है, यहाँ ये प्रतापगढ़ है, यहाँ ये उदयपुर है, यहाँ ये राजसमंद है। और ये जो जगह है, ये क्षेत्र जो कहलाता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये मेवाड़ रियासत कहलाती है। ये कौन सी रियासत कहलाती है? मेवाड़ रियासत कहलाती है। अब मेवाड़ रियासत में कौन कौन से प्रदेश बताए मैंने आपको? मेवाड़ रियासत में उदयपुर, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर के बाद राजसमंद जहाँ कुंभलगढ़ का किला स्थित है, और तीसरे नंबर पे यहाँ चित्तौड़ जहाँ महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए यहाँ विजय स्तंभ है। यहाँ विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, जिसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उस गोलाकार जो बना हुआ है बच्चों, जो गोल है पूरा, और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं उसमें, और उसको रोम का टार्जन भी कहा था। चित्तौड़ के बाद यहाँ भीलवाड़ा जहाँ मांडलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, और प्रतापगढ़ का नाम आपने सुना है। वसुंधरा राजे ने अभी उद्घाटन किया था 2002 के अंदर। प्रतापगढ़ एक नया जिला बना था राजस्थान के अंदर, प्रतापगढ़। ये बेल्ट, इसको मेवाड़ रियासत कहते हैं। इस बेल्ट को कौन सी रियासत कहते हैं? मेवाड़ रियासत कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए, प्राचीन काल के अंदर आपने सुना होगा बौद्ध धर्म का नाम, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कितने धर्म है यहाँ पे? 2 धर्म है यहाँ पे। पहला कौन सा है? बौद्ध धर्म है, और दूसरा कौन सा है? जैन धर्म है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म की एक किताब है और एक जैन धर्म की किताब है। बौद्ध धर्म में किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ से ये पता चलता है कि
उस ज़माने में या भारत में 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। और जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ये पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपदों में से एक जनपद था सीवी जनपद, और ये सीवी जनपद जो है इसकी राजधानी थी माध्यमिका। माध्यमिका इसकी राजधानी थी। इस माध्यमिका को क्या कहते थे? इसको चित्तौड़ कहा जाता था। क्या कहते थे? चित्तौड़। और इसी चित्तौड़ के कौन रहने वाले थे? गोहिल। गोहिल जो थे वो ये चित्तौड़ के रहने वाले थे। अभी बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि बौद्ध धर्म है और एक जैन धर्म है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। इन दोनों ग्रंथों में कहा गया कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे बच्चों? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद जो है बच्चों अपने आप में ये बहुत विशाल बड़े बड़े नगर थे। महा यानी विशाल होता है, जनपद यानी जन यानी जनता, और पद यानी जो विशाल जनपद है जहाँ जनता निवास करती थी उसको जनपद कहते थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध धर्म में भी होता है और जैन धर्म में भी होता है, दोनों में होता है। यहाँ 16 महाजनपद में एक जनपद की हम बात कर रहे हैं जो राजपूताना में था। यहाँ इस राजपूताना यानी इस राजस्थान में था, और वो सीवी जनपद था। वो कौन सा जनपद था? सीवी। और इस सीवी जनपद की राजधानी क्या है? माध्यमिका इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? माध्यमिका इसकी राजधानी है। और माध्यमिका को क्या कहते थे? इसी को चित्तौड़ कहते थे, जहाँ पर विजय स्तंभ है, जहाँ रानी पद्मिनी के महल है, जहाँ पे रतन सिंह के महल है, जहाँ पर विजय स्तंभ है, जहाँ पर मीराबाई का मंदिर है, जहाँ पर काली माता का मंदिर है, जहाँ पर 7 प्रवेश द्वार है, जहाँ रामपोल प्रवेश द्वार के आगे के सारे द्वार किसने बनाए थे? महाराणा कुंभा ने बनाए थे। चित्तौड़ अपने आप में एक फेमस माना जाता है बच्चों। इसी चित्तौड़ के ये कौन है? गोहित है, गोहिल है, गोहिल कहलाते हैं। बप्पा रावल भी यहीं से था। मेवाड़ का इतिहास भी यहीं से शुरू होता है। और हमने अभी बात की है, ये जो रियासतें हैं उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये सब मिलकर ये मेवाड़ रियासत कहलाता है। यहीं पर कौन सा जनपद था? सीवी जनपद कहाँ से आया था? 16 महाजनपद का एक भाग होता है। ये कौन सा? 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। और ये राजधानी क्या है? माध्यमिका है। और बोले तो माध्यमिका का मतलब क्या होता है? तो बच्चों माध्यमिका का मतलब होता है चित्तौड़, और चित्तौड़ को ही क्या कहते हैं? यहीं पर कौन रहते थे? गोहिल रहते थे। अब बच्चों बोले तो ये गोहिल कौन थे? तो गोहिल जो है ये वंश का नाम था, और गोहिल की इनकी स्थापना किसने की थी? गोहिलादित्य। गोहिलादित्य जो थे 566 ईस्वी में, कब की थी? 566 ईस्वी में गोहिलादित्य ने गोहिल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गोहित की स्थापना की थी, गोहिल की स्थापना की थी। यहाँ तक का हमने नोट किया बच्चों। अब देखिए, यहाँ तक का देखने के बाद अब आगे हम बात करते हैं कि ये गोहिल आए कहाँ से थे, कौन थे। तो अब नाम आता है यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड का। तो कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है यहाँ पे, कर्नल जेम्स टोड। गोहिल, ये गोहिल कौन थे? कर्नल जेम्स टोड ने कहा, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि 24 इनकी शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। 24 शाखाओं में प्रमुख शाखा कौन कौन सी है? कल्याणी है, जाटसू है, काठियावाड़ है, मारवाड़ है। जो प्रमुख शाखा है वो कौन कौन सी है? यहाँ बागड़ है। कर्नल जेम्स टोड कौन थे बच्चों? ये कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के निवासी थे।
और स्टॉकलैंड कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में भीलवाड़ा के मांडलगढ़ गांव में सबसे पहले आए थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी एनालिसिस ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इन्होंने एक किताब लिखी थी। इनकी दूसरी किताब का क्या नाम था? पश्चिम भारत की यात्रा। हाँ, तो देखो बच्चों, कर्नल जेम्स टोड ये एक विदेशी इतिहासकार थे। इन्होंने ये कहा था कि जो राजपूत थे, गोहित कौन थे? राजपूत थे। और इनकी कितनी शाखा बताई इन्होंने? 24 शाखा बताई कि 24 शाखा है। और 24 शाखा में प्रमुख कौन है? तो मैंने अभी बताया कल्याणी, चाटसू, काठियावाड़, मारवाड़ और बागड़, ये 24 शाखाओं में प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। फिर मैंने कर्नल जेम्स टोड कौन था? ये इंग्लैंड का स्टॉकलैंड गांव में रहने वाला था। ये सबसे पहले कौन सी जगह आया था? राजपूताना में। भीलवाड़ा का नाम सुना आपने, जहां मांडलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जहां महाराणा कुंभा ने बदनौर की छतरी बनाई थी, मांडलगढ़ का दुर्ग बनाया था। भीलवाड़ा मांडलगढ़ में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड आए थे। फिर मैंने बताया कि इन्होंने एक एनालिसिस ऑफ एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किताब लिखी। और फिर मैंने आपको बताया कि जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पश्चिम भारत की यात्रा बुक जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी उसका प्रकाशन करवाया था। तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गोहिल कौन है? कि 24 शाखाओं में से एक शाखा जो है वो गोहिलों की शाखा है। और वो कौन सी शाखा है? ये कहाँ के हैं? चित्तौड़ के हैं। और चित्तौड़ को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि चित्तौड़ को माध्यमिका कहते थे। क्या कहते थे? माध्यमिका कहते थे। अब देखो, यहाँ तक देखने के बाद हम कि गोहिल जो है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, गोहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ उत्पत्ति आप यहाँ देखिए क्या होता है कि आपने मुगल वंश का नाम सुना होगा। मुगल वंश में सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। हमने बाबर का इतिहास पहले पढ़ा भी है। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। बाबर का समय काल क्या रहता है? 1526 से 1530 रहता है। हुमायूं का 1530 से 1540। और फिर ब्रेकअप आता है 1555 से 1556 रहता है। और अकबर महान 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक रहते हैं। तो यहाँ मुगल वंश का कौन सा राजा? मुगल वंश का तीसरा राजा अकबर। अकबर के शासनकाल में यहाँ कौन था? एक जो तीसरे सम्राट अकबर हैं, अकबर का समयकाल क्या रहता है? 1556 से 1605 रहता है। अभी मैंने कहा बच्चों आपको कि मुगल वंश में जो 1 2 3 पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? तो यहाँ पहले नंबर पे बाबर आता है। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं के बाद में यहाँ अकबर आते हैं। अकबर के समय काल में एक कवि रहते हैं जिनका नाम रहता है अबुल फजल। अकबर के समय में एक दरबारी कवि है और इस दरबारी कवि कौन है? अबुल फजल है। अबुल फजल के भाई कौन होते हैं? फेजी। अबुल फजल के भाई कौन होते हैं बच्चों? फेजी। और फेजी, अबुल फजल और फेजी के पिता कौन है? शेख मुबारक। यहाँ अब मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि मुग़ल वंश जो है 1526 ईस्वी में एक बाबर आता है, काबुल से आया था। और काबुल से बाबर तोपखाना लेकर आया था। राणा सांगा का इतिहास हमने पढ़ा था, तब डिटेल से मैंने आपको अध्ययन में बताया था। ये बाबर आया था, बाबर ने यहाँ मुग़ल वंश की स्थापना की थी भारत में। फिर बाबर के बाद हुमायूं आता है यहाँ पे। हुमायूं के बाद अकबर, जो मुग़ल वंश के सबसे महान सम्राट कहलाते हैं। ये कौन सबसे महान सम्राट कौन है? अकबर है सबसे महान सम्राट। और अकबर ने यहाँ
अकबर के दरबारी कवि कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा कि ये गोहिल कौन थे, ये गोहित कौन है, ये गोहिल कौन है? ये अबुल फजल ने ये कहा कि ये गोहिल जो है वो ईरान में रहने वाले जो वंश है, ईरान का रहने वाला वंश, उसी के वंशज के है। ये ईरान में कौन सा वंश है? ईरान में नौशेरवा वंश। अबुल फजल ने क्या कहा था? ये अबुल फजल ने यहाँ देखिए बच्चों, अबुल फजल ने कहा कि ईरान में नौशेरवा वंश। कौन सा वंश? नौशेरवा वंश। इस नौशेरवा वंश के कौन है? गोहिल है। कौन है? गोहिल है। और ईरान को फारस भी कहते हैं, ईरान को पर्सिया भी कहा जाता है। अभी क्या बताया बच्चों मैंने आपको ये बताया है कि उत्पत्ति हम देख रहे हैं कि गोहिल कौन है। मुग़ल वंश में पहला कौन आया? मैंने अभी बताया, बाबर आया था, हुमायूं आया था, अकबर आया था। अकबर के काल में अबुल फजल था। अबुल फजल एक इतिहासकार था, आईने अकबरी उसने किताब लिखी थी। अबुल फजल ने ये कहा है कि ये गोहिल जो है वो कौन है? वो ईरान के नौशेरवा वंश के ही हैं। ये जैसे हम कहते हैं ना भाई हमारे परिवार में ये कौन है कि ये कुमावत परिवार से हैं, ये ब्राह्मण परिवार से हैं, ये प्रजापति परिवार से हैं, ये जैनियों से हैं, ये बौद्ध धर्म से हैं। उसी प्रकार से नौशेरवा वंश के कौन है? ये गोहिल है। ये कौन कहा था? अबुल फजल कहा था। अबुल फजल किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। अकबर कौन था? मुग़ल वंश का तीसरा सम्राट था। अकबर के दरबार में अबुल फजल का भाई कौन था? फैजी था। अबुल फजल और फैजी के पिता कौन थे? शेख मुबारक थे। तो ये हमने पहला तथ्य देखा उत्पत्ति में कि अबुल फजल ने इनको ईरान का बताया, किसको? गोहिलों को। और अगर हम एक इतिहासकार हैं बच्चों, और उन इतिहासकार का क्या नाम है? नाम है D.R. भंडारकर। एक D.R. भंडारकर है, और उन्होंने ये कहा था कि गोहिल कौन है? D.R. भंडारकर ने कहा कि गोहिल कौन है? गोहिल कौन है? तो इन्होंने D.R. भंडारकर ने कहा कि गोहिल जो है वो ब्राह्मण परिवार से है। कौन से परिवार से है? ये ब्राह्मण परिवार से है। ये नागर गोत्र के हैं। ये कौन से गोत्र के हैं? ये नागर गोत्र के हैं। ये कौन? D.R. भंडारकर ने कहा था। इसी प्रकार एक विद्वान हुए थे हीराचंद हीराचंद ओझा, पूरा नाम है इनका। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ये कहा है कि जो गोहिल है, गोहिल ये भगवान सूर्य की पूजा करते थे। ये किसकी पूजा करते थे? भगवान सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए ये सूर्यवंशी है। गोहिल कौन है? सूर्यवंशी है। बच्चों क्या बताया मैंने आपको? अभी मैंने डिस्कस किया था कि गोहिल कौन थे। मूल आधार पर हमने देखा कि ये मेवाड़ के रहने वाले थे। मेवाड़ में फेमस चित्तौड़ के रहने वाले थे। यहाँ तक हमने बात की थी। फिर अबुल फजल ने कहा कि नहीं, ये तो ईरान के वंशज ईरान के नौशेरवा वंश के हैं। फिर उसके बाद D.R. भंडारकर ने कहा कि नहीं, ये नागर गोत्र के ब्राह्मण हैं गोहिल। फिर बाद में देखिए डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये सूर्यवंश के हैं क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तो आज हमने बच्चों ये टॉपिक पढ़ा गोहिल कौन थे। उसमें सबसे पहले हमने क्या चर्चा की थी? मेवाड़ की रियासत को हमने देखा था, कौन कौन से क्षेत्र उसमें आते थे। फिर हमने कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 24 शाखा है, उसमें से मुख्य शाखाएं हमने पढ़ी थी। फिर हमने शिवी जनपद माध्यमिका यानी चित्तौड़ के रहने वाले थे, ये हमने देखा। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के रहने वाले थे, उस चीज़ को हमने नोट किया। और फिर हमने यहाँ एक एक करके इनकी उत्पत्ति में पहले नंबर पे अबुल फजल ने कहा कि ये ईरान के नौशेरवा वंश के थे। फिर D.R. भंडारकर ने कहा कि ये ब्राह्मण वंश के थे।
फिर हमने कहा कि डॉक्टर शंकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये सूर्यवंश के थे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और समय के अभाव को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।